ॐ सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फटाफट से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ रिवाइज कर लेते हैं। आई होप इन सबकी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप सब लोगों को होगी। अब तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई। तो सप्लाई में हमने सबसे पहले बात करी थी कि सप्लाई इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दो कैटेगरी की होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसके ऊपर किस तरीके की जीएसटी लायबिलिटी आनी है। और इंटर स्टेट सप्लाई हम कैसे निकालते हैं? सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई हम कैसे निकालते हैं? सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर आईजीएसटी की लायबिलिटी आती है, इंट्रा स्टेट के ऊपर जो है वो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी की लायबिलिटी आती है। हम बात लेकिन सीजीएसटी की करेंगे बिकॉज एसजीएसटी इज नॉट इनटू आवर सिलेबस। तो मुझे आप ये याद कराएं, अगर सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर आईजीएसटी की लेवी आएगी अंडर सेक्शन। आईजीएसटी की लेवी का सेक्शन क्या है? सेक्शन आईजीएसटी की लेवी का सेक्शन है सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। और इंट्रा स्टेट सप्लाई है उस पर सीजीएसटी की लेवी आएगी, उसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी सप्लाई क्या है उसके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग जीएसटी की लेवी आएगी। क्या कुछ सप्लाई ऐसी भी है जिस पर लेवी नहीं आती? यस। कौन कौन सी? अल्कोहलिक लिकर, उस पर नहीं आती है। उसके अलावा 5 पेट्रो प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रेजेंट नहीं आती है। अब जिस सप्लाई के ऊपर लेवी नहीं आएगी उसको जीएसटी में किस नाम से बुलाया जाता है? जिस पर लेवी नहीं आएगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। जिस पर लेवी नहीं आएगी नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और बाकी रेस्ट ऑफ द सप्लाई जिनके ऊपर लेवी आएंगी उनको किस नाम से बुलाया जाता है? टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा जी। अब आपकी जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है जिन पर लेवी नहीं आएगी उनको हम साइड कर देते हैं। ठीक है जी। टैक्सेबल सप्लाई जिस पर लेवी आएगी उसका हम आगे बात करते हैं। अब जिस भी सप्लाई पर लेवी आएगी उसमें फर्दर हमारे पास सिचुएशन ये हो सकती है कि लेवी तो आई बट गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं कर रही है बिकॉज जीरो रेटेड है या गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन से उसे जीरो कर दिया है। ऐसी सप्लाई को हम किस नाम से बुलाते थे? एग्जेम्प्ट सप्लाई। और जिस सप्लाई पर लेवी आई और गवर्नमेंट एक्चुअल में आपसे कलेक्ट भी कर रही है उसको हम क्या बोलते थे? नॉन एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई की उन्होंने स्पेसिफिक डेफिनेशन दी थी विच वाज सपोज्ड टू रिमेंबर विद सेक्शन। एग्जेम्प्ट सप्लाई विद सेक्शन 247 सेक्शन 247 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई में नंबर 1 निल रेटेड सप्लाई, जिस पर उन्होंने शेड्यूल में खुद ही निल बता रखा है वो। इसके अलावा जिस पर उन्होंने बाद में रिक्वेस्ट बेस्ड जो है वो एग्जम्पशन इशू करी। और एग्जम्पशन कौन सी? होली या पार्शियल? गलत। एग्जम्पशन होती दोनों है लेकिन एग्जेम्प्ट सप्लाई में हम सिर्फ किसको बोलेंगे? जिसके ऊपर फुल एग्जम्पशन है। ठीक है जी। जिसके ऊपर पार्शियल एग्जम्पशन है नो डाउट वो एग्जेम्प्ट है पार्शियली, लेकिन एक्चुअल में उसके ऊपर जीएसटी पेबल है तो जीएसटी का लॉ जो है वो उसे एग्जेम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं डालता। आज ओके बिजनेस। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लीज ध्यान में रखिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ 247 में नंबर 1 निल रेटेड सप्लाई, नंबर 2 होली एग्जेम्प्ट सप्लाई। ये दोनों ही सप्लाई जो होगी इस पर जीरो जीएसटी गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करने वाली है। और क्योंकि जीरो जीएसटी कलेक्ट करने वाली है तो गवर्नमेंट इससे रिलेटेड आपको आईटीसी नहीं देगी। ठीक है जी। तो आईटीसी का एक बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक प्रोविजन जो होगा वो हमेशा क्या बोलेगा कि एग्जाम सप्लाई पर आपको आईटीसी नहीं मिलता। फिर उसको मैंने आपको एक खास बात ये बताई थी। अब बेटा आईटीसी में इस बात के लिए कि उन्हें बार बार अलग अलग वर्ड ना यूज करने पड़े, उन्होंने एग्जाम सप्लाई में ही लिख दिया जिसके वो आईटीसी नहीं देना चाहते थे। निल रेटेड नहीं देना चाहते, होली एग्जेम्प्ट नहीं देना चाहते, नॉन टैक्सेबल सप्लाई के भी नहीं देना चाहते, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई को भी उन्होंने एग्जाम सप्लाई में ग्रुपिंग अप कर दी थी।
वैसे नॉन टैक्सेबल सप्लाई वैसे स्ट्रिक्ट सेंस में अलग है, उस पर लेवी ही नहीं आई थी, बट क्योंकि उस पर भी उन्होंने आईटीसी नहीं देने तो ग्रुपिंग अप करते टाइम उन्होंने एग्जाम सप्लाई में उसको भी ग्रुपिंग अप कर दी थी। अब ये जो एग्जाम सप्लाई में 3 चीजें हैं, ये बाय हार्ट हमेशा ध्यान में रखना, निल रेटेड, होली एग्जाम्ड एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीनों मिलकर बुलाई जाएंगी एग्जाम सप्लाई, एंड प्रिंसिपल ये रहेगा कि इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था बेटा एक स्पेशल सप्लाई होती है जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई कहाँ डिफाइंड थी? सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, और इसमें 2 सप्लाई आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 एक्सपोर्ट्स वाली सप्लाई, एंड नंबर 2 जो सप्लाई जो है वो एससीजेड यूनिट या डेवलपर को की जाती है वो वाली सप्लाई। और जीरो रेटेड सप्लाई में खास बात क्या होती है, आप जो एक्सपोर्ट्स या एससीजेड को दे रहे हैं अगर उस सप्लाई के ऊपर टैक्स है तो भी वो जीरो रेट है, और अगर वो एग्जेम्प्ट है तो भी वो जीरो रेट है। और जीरो रेट का मतलब क्या होता है, आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा बट फिर भी आपको आईटीसी जो होगा वो दिया जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है आईटीसी देने का जो बेसिक सेक्शन है सेक्शन 16, वो ये कहता है अगर कोई पर्सन आईटीसी मांगेगा तो हम उसको किस किस चीज़ के आईटीसी देंगे। नंबर 1 उसकी नॉन एग्जाम सप्लाई जो होगी जिस पर वो जीएसटी एक्चुअल में भर रहा होगा उसके आईटीसी देंगे, एंड नंबर 2 उसकी जो जीरो रेटेड सप्लाई होगी उसके हम आईटीसी देंगे। अगर उसकी सप्लाई नॉन एग्जेम्प्ट नहीं है, उसकी सप्लाई जीरो रेट नहीं है, उसकी सप्लाई सिंपल एग्जेम्प्ट सप्लाई है जो कि उसने बेसिकली इंडिया में नॉन एससीजेड को करी है, तो उसके उसे कोई आईटीसी नहीं मिलेंगे। वंडरफुल। फिर उसके बाद रिवीजन के लिए अगला पॉइंट, फिर उसके बाद सप्लाई से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जो है इसको ध्यान में रखना है। अगर ट्रांजैक्शन जो किया गया है वो सप्लाई है तो फिर करने वाला एक पर्सन होगा सप्लायर, कॉरेस्पॉन्डिंग काउंटर पार्टी जो होगी वो क्या होगी? रेसिपिएंट। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन सप्लाई का हुआ है तो जो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होगी, वन वुड बी द सप्लायर एंड अनदर वुड बी रेसिपिएंट। सप्लायर को उन्होंने डिफाइन किया था बड़ा सिंपल सा, सप्लायर का बेसिक मतलब क्या था? द पर्सन हु इज मेकिंग द सप्लाई। बेसिक मतलब सप्लायर का जो भी आदमी सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है। रेसिपिएंट की डेफिनेशन स्पेशल स्टाइल से लिखी गई थी। रेसिपिएंट की डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है। रेसिपिएंट को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था, अगर सप्लाई फॉर कंसिडरेशन की गई तो जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो रेसिपिएंट है। ठीक है जी, लेकिन अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, पेमेंट करने वाला बंदा नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन वाली एक्टिविटी सप्लाई है, तो उस केस में जिसको एक्चुअल में गुड्स दिए गए या जिसको एक्चुअल में वो सर्विस प्रोवाइड की गई वो जो होगा वो रेसिपिएंट ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद बेटा एक स्पेशल डिस्कशन जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड था वो ये था, सप्लायर और रेसिपिएंट डायरेक्ट भी पिक्चर में हो सकते हैं और बीच में एजेंट भी हो सकता है। अगर बीच में एजेंट इन्वॉल्व होगा जो कि अलग अलग नाम से इन्वॉल्व हो सकता है, हमें नाम से मतलब नहीं था, हमें काम से मतलब था। नाम तो इसके बड़े सारे थे, फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अर्थिया, डेल क्रेडिट एजेंट, ऑक्शनियर या फिर और कोई भी एजेंट। नाम पर फोकस नहीं है, काम पर फोकस था। अगर इस सप्लाई चेन में एजेंट भी इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना था, क्या एजेंट भी सप्लायर के स्टेटस में आ सकता है? क्या एजेंट भी सप्लायर के स्टेटस में आ सकता है? तो आंसर इज यस, एजेंट भी सप्लायर के स्टेटस में आ सकता है, लेकिन एजेंट सप्लायर के स्टेटस में कब आएगा? जब उस एजेंट को गुड्स हैंडलिंग के लिए दिए जाएंगे और वो जब आगे माल बेचेगा तो जब वो इनवॉइस काटेगा, माल दूसरे का बेचा है लेकिन इनवॉइस अपने नाम का रेस करेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लीजिए सप्लायर जो है वो किसी एजेंट को अपॉइंट करता है और उस एजेंट को गुड्स भेज देता है, एजेंट को कहता है अपना बोर्ड लगा ले, अब इन गुड्स को बेचना है, और एजेंट को साथ में ये अथॉरिटी देता है, गुड्स मेरे हैं बट तू इसकी ऑनरशिप पास कर पाएगा अपने नाम से इनवॉइस रेस करके। तो हमने एजेंट के पास गुड्स भेजे, स्टॉक ट्रांसफर, एजेंट ने बायर को बेचे। अब जब एजेंट बायर को बेच रहा है और वो इनवॉइस अपने नाम का रेस करके दे रहा है, तो फिर बायर की नज़रों में हु इज द सप्लायर? एजेंट। यस और नो? बायर की नज़रों में हु इज द सप्लायर? एजेंट, क्योंकि उसने अपने नाम का इनवॉइस रेस करके दिया है। और जीएसटी ने इस बात को पिकअप करते हुए क्या बोला था जी, ऐसे केस में जब एजेंट अपने नाम से इनवॉइस रेस करेगा तो उसको हम सप्लायर मानेंगे। और अब ऐसे केस में क्या होगा, आपकी सप्लाई चेन जो होगी जिसमें आपके गुड्स बायर को बिके लेकिन बीच में एजेंट इन्वॉल्व हो गया, तो अब ये सप्लाई चेन सिंगल सप्लाई चेन नहीं रहेगी, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। जो पहली एक्टिविटी है जो कि आपने प्रिंसिपल ने एजेंट को स्टॉक ट्रांसफर करके किया वो भी सप्लाई बनेगी, और जो एजेंट ने फिर अपने नाम से इनवॉइस करके गुड्स बेचे वो भी जो होगी वो सप्लाई बनेगी। ठीक है, और अब इस चेन में क्या होगा, ये सप्लाई नंबर 1 हो गई, ये सप्लाई नंबर 2 हो गई, तो इस चेन में क्या होगा, जो प्रिंसिपल है
उसने सबसे पहले गुड्स खरीदे, उसका आईटीसी लिया, फिर उसने किए स्टॉक ट्रांसफर एजेंट को, बट स्टॉक ट्रांसफर इज अ सप्लाई। तो जब वो ये सप्लाई करेगा, इनवॉइस एजेंट को देगा, उस पर जो जीएसटी लायबिलिटी बनेगी वो अपने आईटीसी सेट ऑफ करके पे कर देगा। आर यू ओके विद दिस? फिर उसके बाद ये एजेंट जब बाद में गुड्स बेचेगा एक्चुअल में अपने नाम से इनवॉइस रेस करके, तो वो सप्लाई नंबर 2 है, उस पर एजेंट इनवॉइस काटेगा, जीएसटी लायबिलिटी बनेगी, वो जीएसटी लायबिलिटी एजेंट डिस्चार्ज करेगा और बैकएंड से आईटीसी जो होगा वो सेट ऑफ कर लेगा और चेन में पूरे क्रेडिट्स के फ्लो जो होंगे वो मटेरियलाइज हो जाएंगे। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, तो ये एजेंट आपको खास तौर से ध्यान में रखना है बेटा, इसमें हर एजेंट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ वो एजेंट आएगा जो आगे सप्लाई करता है अपने नाम से इनवॉइस काट करके। अच्छा, एजेंट हमेशा सप्लायर अपॉइंट करता है या रेसिपिएंट भी कर सकता है? रेसिपिएंट भी कर सकता है। अगर बायर ने एजेंट को अपॉइंट किया और उस एजेंट को अथॉरिटी दी कि तुम जा करके गुड्स खरीद लेना और अपने नाम से खरीद लेना, अपने नाम से इनवॉइस कटवा लेना उससे, सेलर से, और बाद में मुझे स्टॉक ट्रांसफर कर देना, तो उस केस में भी सेम प्रोविजन अप्लाई होंगे। चेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सप्लायर के पास एजेंट आया बायर का, लेकिन एजेंट ने क्या बोला, मेरे नाम से इनवॉइस काटो, तो सप्लायर को कोई मतलब नहीं है, सप्लायर की नज़रों में वो एजेंट रेसिपिएंट है, यस और नो? वो उसको नॉर्मल इनवॉइस दे देगा टैक्स वाला, वो उसका आईटीसी ले लेगा और बाद में एजेंट जब स्टॉक ट्रांसफर करेगा बायर को तो वो अपने इनवॉइस के बेसिस पर ट्रांसफर करेगा। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट। फिर सप्लायर्स की कैटेगरी, सप्लायर्स की कैटेगरी, तो ब्रॉडली सप्लायर्स की जो कैटेगरी थी उसका मैंने आपको हल्का सा बेस बताने की ये कोशिश करी कि हमारे पास सप्लायर्स परमानेंट रजिस्ट्रेशन वाले भी होंगे और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन वाले भी होंगे। ज़्यादातर कौन से होंगे? परमानेंट वाले। परमानेंट रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो एक बार दे दिया गया दैट विल बी वैलिड टिल लाइफ टाइम अनटिल इट इज कैंसल्ड फॉर सम वैलिड रीजन। और परमानेंट रजिस्ट्रेशन में हमारी 2 कैटेगरी मैंने आपको इसमें बताई थी, एक नॉर्मल सप्लायर, रेगुलर सप्लायर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, कंपोजिशन सप्लायर। नॉर्मल सप्लायर के लिए बात करते हैं। नॉर्मल सप्लायर ये जब कभी सप्लाई करेंगे तो इनकी सप्लाई पर जो टैक्स लायबिलिटी आएगी वो नॉर्मल चार्जिंग सेक्शन जो था उससे आएगी और नोटिफाइड रेट्स 5, 12, 18, 28% जो भी होती है वो अकॉर्डिंगली जो होगा वो पे करेंगे। और क्या इनको आईटीसी अवेलमेंट का राइट होता है? यस, इनको आईटीसी अवेलमेंट का राइट होता है। आईटीसी के प्रोविजंस को कंप्लाई करो और अपना आईटीसी ले लो। आईटीसी के यहाँ मैंने 2 सेक्शंस बताए थे। आईटीसी का एक था सेक्शन 16 एंड एक था सेक्शन 17। 16 ने बताया था कि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आपके पास अपने परचेज के वैलिड डॉक्यूमेंट्स वगैरह है और कुछ शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो आप आईटीसी ले लेंगे। 17 ने बताया था आईटीसी लेते टाइम ये चेक करना कि आपकी सप्लाई में सारे टैक्स वाले गुड्स है या कुछ एग्जेम्प्ट भी है। अगर आपकी सप्लाई में सिर्फ टैक्स वाले गुड्स हैं 5, 12, 28 वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा आईटीसी लो। बट अगर आपके बिजनेस में आप कुछ एग्जेम्प्ट सप्लाई भी साथ में करते हो तो फिर आपका आईटीसी पूरा नहीं मिलेगा, तो आपको प्रोपोर्शनेट मिलेगा। और प्रोपोर्शनेट आईटीसी की स्टोरी सेक्शन 17 देता है। प्रोपोर्शनेट कैसे निकालेंगे? जनरली वो टर्नओवर बेस्ड होगा, उसका डिटेल सिस्टम उन्होंने बताया हुआ है। ओके भी, तो अब ये सप्लायर रजिस्टर्ड हो गया, परमानेंटली रजिस्टर्ड है, टैक्स दे रहा है, आईटीसी के साथ काम कर रहा है। अब इसके बाद बात करो अब इस आदमी की रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस, इस आदमी की रिटर्न फाइलिंग के ऑब्लिगेशंस वो बताओ। तो इस के रिटर्न फाइलिंग के ऑब्लिगेशन क्या था बेटा? नॉर्मल रिटर्न होगी इसकी, रेगुलर और इसके अलावा एनुअल। रेगुलर रिटर्न का सेक्शन है सेक्शन 39। रेगुलर रिटर्न का सेक्शन क्या है? सेक्शन 39। और जो एनुअल रिटर्न फाइल होती है पूरे साल की कंबाइंड, उसका सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 44। अब बात करते हैं सबसे पहले नॉर्मल रिटर्न की। नॉर्मल रिटर्न जो ये फाइल करेगा उसका फॉर्म है जीएसटीआर 3B। सेक्शन 39 में ये फाइल करेगा। आप मुझे याद कराओ, ये रिटर्न हर महीने देनी है या क्वार्टरली देनी है? 2 कैटेगरी होगी इसमें, ठीक है जी। क्या था उनका नाम? एक था QRMP और एक था नॉन QRMP। अगर आप QRMP कैटेगरी के हैं तो फिर आपकी रिटर्न क्या है? क्वार्टरली बेसिस पर जाएगी। क्वार्टर खत्म होगा, आप क्वार्टरली बेसिस पर रिटर्न देंगे। और कब तक देंगे बेटा? 22 या 24, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लोकेशन इंडिया में कहाँ उन्होंने फिक्स करके बताई है। अच्छा, जो QRMP होगा, QRMP का फुल फॉर्म आपको बताया था, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो आपको ध्यान में रखना है रिटर्न क्वार्टरली होगी लेकिन पेमेंट आपको मंथली बेसिस पर करनी पड़ेगी। पेमेंट आपको मंथली बेसिस पर करनी पड़ेगी। और थोड़ा सा और बात करता हूँ, मंथली बेसिस पर कैसे? क्वार्टर के पहले महीने की पेमेंट 25 तारीख, क्वार्टर के दूसरे महीने की पेमेंट
25 तारीख, फिर पूरा क्वार्टर खत्म हो गया, अब 25 नहीं देखनी, अब तो रिटर्न ही जाएगी 22 या 24 तक, तो आपकी बैलेंस पेमेंट जो होगी उस रिटर्न के साथ 22 या 24 तारीख को हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपको ये बताया था बेटा आपकी रिटर्न में सब कुछ ब्यौरा देते हैं, लेकिन फिर भी आपसे एक स्टेटमेंट अलग से फाइल करवाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई सेक्शन 37 में फाइल होता है, और ये फाइल होता है अगेन QRMP हो तो क्वार्टरली बेसिस पर देना, नॉन QRMP हो तो मंथली बेसिस पर देना। इनकी ड्यू डेट्स क्या है, याद रखना बेटे ये सब, इनकी ड्यू डेट्स क्या है, मंथली वालों की 11 और क्वार्टरली वालों की 13। ठीक है जी। चलो, ये हर महीने आपका काम, हर महीने हर क्वार्टर आपका ये काम जो होगा होता हुआ जाएगा। फिर उसके बाद साल खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आपको पूरे साल की एक कंबाइंड एनुअल रिटर्न GSTR 9 जो है वो देनी है। ये कब तक देनी होती है, साल खत्म हो जाने के बाद 31 दिसंबर जो आएगा तब तक आपको ये फाइल करनी होती है। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, एक बात बताओ, अब इस कैटेगरी में ये जो नॉर्मल सप्लायर है इसमें QRMP नॉन QRMP की जो बात है, QRMP आपने बता तो दिया, QRMP बनोगे कैसे? QRMP कौन बनेगा? जिसका टर्नओवर कितना है, 5 करोड़, जिसका टर्नओवर 5 करोड़ है। कौन से साल में? पिछले साल में। पिछले साल में 5 करोड़ है तो आप QRMP हो। अपने आप हो या बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। स्कीम आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी बिकॉज स्कीम इज ऑन ऑप्शनल बेसिस। ये थी बेटा हमारे पास रेगुलर की कहानी। अब इसके कंपैरिजन में कंपोजिशन सप्लायर की बात करते हैं। कंपोजिशन सप्लायर ये एक ऑप्शनल स्कीम थी जो सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट में बनाई गई थी, और इसमें क्या कहा गया था कि आप अगर एक पर्टिकुलर छोटे टर्नओवर वाले व्यक्ति हैं तो आपको हम सिंप्लीफाइड तरीके से टैक्स करने को तैयार है। हमने बोला जी सिंप्लीफाइड टैक्स से हमारा मतलब, तो सिंप्लीफाइड टैक्स से हमारा मतलब ये था आपसे हम टैक्स जो है वो कम रेट से ले लेंगे, लेकिन बदले में आपसे ITC छीन लेंगे। यस और नो? दिस इज सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम। कंपोजिशन स्कीम इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्कीम बिकॉज उन्होंने कहा कि पूरा टैक्स और ITC सेट ऑफ करके कुछ दो, इसकी बजाय आपसे टैक्स ही कम ले लेते हैं, तो टैक्स कम लेंगे और आपका ITC जो होगा वो खत्म कर देंगे। अच्छा, इस सिचुएशन में बताओ जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में आ सकता होगा, हर एक आदमी आएगा या इसकी भी एलिजिबिलिटी के टेस्ट है? एलिजिबिलिटी के टेस्ट है, वो भी टर्नओवर बेस्ड है। तो अगर आप एलिजिबल हो इस स्कीम में और इस स्कीम को आप ऑप्ट करते हो क्योंकि ये वॉलंटरीली है, तो फिर आप कंपोजिशन सप्लायर बोले जाओगे। और अगर आप कंपोजिशन सप्लायर हैं तो अब आपको ध्यान में रखना है, अब आपको नॉर्मल टैक्स रेट 5, 12, 18, 28% से टैक्स नहीं देना, आपको कंसेशनल स्पेशल रेट्स जिनको हम कंपोजिशन टैक्स रेट्स बोलेंगे नोटिफाइड रहेंगी, आपको उन रेट से टैक्स जो है वो देना होगा और आप ITC की बात नहीं करेंगे। अच्छा, कंपोजिशन सप्लायर को फिर वो फायदा क्या देते हैं? क्या फ़ायदा देते हैं बेटा कंपोजिशन सप्लायर को? वो ये कहते हैं भाई साहब आपको हम रिपोर्टिंग रिटर्न फाइलिंग में जो होगा वो काफ़ी आसानी देंगे। नॉर्मल सप्लायर तो हर महीने या क्वार्टर रिटर्न देता है, लेकिन आपको जो रिटर्न देनी होगी वो साल की एक ही देनी होगी। GSTR 4 साल की एक ही रिटर्न देनी होगी। सेक्शन 39 की रिटर्न उनकी मंथली क्वार्टरली थी, बट आपकी सेक्शन 39 की रिटर्न GSTR 4 एक ही होगी जो आप एनुअल बेसिस पर देंगे। कब तक? 30 अप्रैल तक। कंपोजिशन सप्लायर ने बोला अच्छा एनुअल बेसिस पर रिटर्न देनी है और मुझसे पेमेंट एनुअल लेंगे? नहीं, पेमेंट बेटा इनको क्वार्टरली बेसिस पर करनी पड़ेगी। रिटर्न एनुअल रहेगी 39 की, बट पेमेंट इनको क्वार्टरली बेसिस पर करनी पड़ेगी। और वो क्वार्टरली बेसिस पर जब पे करेंगे तो जो पे कर रहे हैं उसका इंटीमेशन GST CMP 08 फॉर्म में जो होगा वो क्वार्टरली बेसिस पर 18 तारीख तक सबमिट करते रहेंगे। और इसके अलावा इनको सेक्शन 44 की एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी GSTR 9A, वो 31 दिसंबर तक ही ये जो होगा वो फाइल करेंगे। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो ये हमारे पास परमानेंट सप्लायर्स की कैटेगरी थी रजिस्ट्रेशन के एंगल से। अब इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं बेटा जिनका रजिस्ट्रेशन वो टेम्परेरी देंगे। टेम्परेरी का मतलब बताओ? टेम्परेरी का मतलब उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होगा वो लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं रखेगा, वो मैक्सिमम कितनी वैलिडिटी रखेगा? 90 डेज। कितने दिन की वैलिडिटी रखेगा? 90 डेज। और अगर थोड़ा बहुत एक्सटेंशन दिया भी तो मैक्सिमम कितना देंगे? 90 डेज। इन एनी केस उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मैक्सिमम वैलिडिटी रखेगा 180 डेज की। ये है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट। और इसमें 2 पर्सन आते थे, वन इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड सेकंड इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन NRTP। ठीक है जी। अब इनकी इमेज याद कराओ बेटा। इन दोनों के लिए मैंने आपको जो इलस्ट्रेशंस दिए थे इसकी इमेज को कैप्चर करने के लिए, वो क्या थे? किसी स्टेट में लग रही है बिजनेस एग्जीबिशन
उस बिजनेस एग्जीबिशन में दूसरे स्टेट से आदमी पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है, उसमें स्टॉल ले लेता है, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज प्लेस कर देता है, उसने अपना एक बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली क्रिएट कर दिया। बट क्योंकि ये एग्जीबिशन है, टेम्परेरी है, तो जैसे ही एग्जीबिशन ओवर होगी उसका ये प्लेस ऑफ बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब वो प्लेस ऑफ बिजनेस क्रिएट तो कर रहा है, पर वो प्लेस ऑफ बिजनेस टेम्परेरी है, वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो टेम्परेरी है। तो इस आदमी को जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो उस स्टेट में जहां इसने ये प्लेस ऑफ बिजनेस क्रिएट किया वहां मिलेगा, बट टेम्परेरी कैटेगरी का मिलेगा, और इस आदमी को हम बुलाएंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो आदमी जो उस स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करके सप्लाई कर रहा है जहां परमानेंट ये काम नहीं करने वाला। अच्छा, एनआरटीपी में क्या फ़र्क है? एनआरटीपी अगर उसी एग्जीबिशन में कोई बाहर का पर्सन आया जिसका इंडिया में कोई बिजनेस नहीं है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जिसका इंडिया में रेजिडेंस नहीं है, तो वो आदमी अगर इसी एग्जीबिशन में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस सेटअप कर रहा है टेम्परेरी, तो उसको जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? एनआरटीपी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है जी। तो सेम एग्जीबिशन में हमारे पास इंडिया के दूसरे स्टेट का आदमी आ रहा है तो वो कैजुअल टीपी है, और बाहर वाला आदमी आ रहा है तो फिर वो एनआरटीपी है। अब इनमें मैंने आपको बताया था बेटा इन दोनों का रजिस्ट्रेशन, इन दोनों में क्या क्या खास बातें थी, ये टेम्परेरी थे, इनमें क्या क्या खास बातें थी। इन दोनों का रजिस्ट्रेशन टर्नओवर बेस्ड नहीं होता, ये स्पेशल सप्लायर है, इनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने क्या रखा था बेटा? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रखा था। टर्नओवर देखेंगे ही नहीं, इनको तो हर हालत में रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। और अगली खास बात क्या थी बेटा? आप काम स्टार्ट करो 30 दिन के अंदर करा लो, ऐसे कराते हैं रजिस्ट्रेशन नहीं, इनका तो शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो इसलिए इनको स्पेशल क्या बोल रखा था? आपको तो बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले कम से कम एडवांस में जो होगा वो रजिस्ट्रेशन लेके रखना पड़ेगा। और एक और खास बात थी, रजिस्ट्रेशन आपको देने से पहले आपकी जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, तभी आपको रजिस्ट्रेशन जो होगा ये दिया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? ठीक है, तो ये इनकी खास बातें जो थी वो आ गई। अच्छा, और ध्यान में रखिएगा ये दोनों ही पर्सन जो हैं कंपोजिशन स्कीम के कभी एंटाइटल्ड नहीं होंगे, इन दोनों को कभी कंपोजिशन स्कीम जो होगी उसका राइट नहीं होगा, ये इनएलिजिबल रहते हैं। अच्छा, अब ये थी इन दोनों की सेम बातें, इन दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस भी थे, इन दोनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस भी थे। एक तो मेजर डिफरेंस क्या है? कैजुअल टीपी इंडिया का ही आदमी है, एनआरटीपी बाहर का है। अच्छा, फिर इसके बाद इनमें और डिफरेंस क्या था? इनसे जो रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन कराए थे ना उनमें फ़र्क था। ठीक है जी, जो इंडिया वाला होगा वो तो पेन बेस्ड होगा तो उसका पेन यूज़ हो जाएगा, जो बाहर वाला होगा उसके पास पेन नहीं होगा तो अदर डॉक्यूमेंटेशन लेंगे उससे। ठीक है, और उसका जो कोई ऑथराइज पर्सन होगा उसका पेन यूज़ करेंगे, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ध्यान में रखिएगा बेटा, रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में बड़ा फ़र्क है। जो कैजुअल टीपी है वो विद इन इंडिया का आदमी है तो उससे नॉर्मल सप्लायर की तरह सेक्शन 39 में GSTR 3B एंड सेक्शन 37 में GSTR 1 फाइल कराएंगे। लेकिन जो फॉरेन वाला है उसको रिटर्न सिंप्लीफाई करनी थी, उसके कंप्लायंस रिपोर्टिंग आसान करनी थी तो उसकी रिटर्न चेंज कर दी थी। उसको 39 में कौन सी रिटर्न फाइल कराएंगे? GSTR 5, GSTR 5। और वो रिटर्न इसे मंथली बेसिस पर कब तक देनी है? 20 तारीख तक। और उसको GSTR 1 हमने फाइल नहीं करवाया था, मैंने आपको बता दिया। जब कभी कंफ्यूजन होता तो ऐसे ध्यान रख लेना, एनआरटीपी को रिपोर्टिंग कम आसान करके देनी थी, कम करवानी थी और आसान। तो कम कैसे करवाई? 1 नहीं फाइल करवाया, सिर्फ रिटर्न फाइल करवाई। और आसान कैसे करवाई? उसका रिटर्न का फॉर्म स्पेशल है जो कि दूसरी कंपैरिजन में सिंप्लीफाइड रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, एनुअल रिटर्न इन दोनों को फाइल करनी है या दोनों को ही नहीं करनी? दोनों को ही नहीं करनी। क्यों? इनका रजिस्ट्रेशन है ही टेम्परेरी, तो इनको कोई एनुअल रिटर्न के कंप्लायंस में हमने नहीं रखा। चल सकते हैं आगे? चलिए जी। फिर उसके बाद अगला ब्रीफ कंपोजिशन स्कीम को लेकर के। कंपोजिशन स्कीम इज अ स्पेशल स्कीम जिसमें सिंप्लीफाइड टैक्स किया जाता है, आउटपुट सप्लाई पर कम टैक्स लिया जाता है, आईटीसी नहीं लिया जाता। इस स्कीम का सेक्शन बाय हार्ट याद करेंगे, स्कीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन इज सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट। अच्छा, इस स्कीम में फिर मैंने सेक्शन 10 का पूरा बाइफर्केशन आपको दिया, सेक्शन 10(1) से लेकर के सेक्शन सबसेक्शन 5 तक इसमें हमारे पास है। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सेक्शन 10 ने 2 स्कीम बना के दी थी, कंपोजिशन स्कीम 1, कंपोजिशन स्कीम 2। जो पहली कंपोजिशन स्कीम थी उसके गवर्निंग प्रोविजन है 10(1) प्लस 10(2). दूसरी कंपोजिशन स्कीम उसके गवर्निंग प्रोविजन है 10(2)A। ठीक है, तो ये 2 स्कीम है।
अब पहली स्कीम जो कि 10(1) + 10(2) में लिखी हुई है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस स्कीम में सबसे पहले कौन एलिजिबल होगा, तो ये स्कीम बनी हुई है सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए। बेसिकली सप्लायर ऑफ सर्विस इसमें नहीं आते, सिर्फ एक ही आता है, कैटरिंग सर्विसेज वाला। पहली स्कीम बेसिकली सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए है, सप्लायर ऑफ सर्विस में तो सिर्फ उन्होंने कैटरिंग सर्विस वाला कवर किया था। सप्लायर ऑफ गुड्स के एंगल से बात करता हूँ। सप्लायर ऑफ गुड्स जिनके लिए बेसिकली ये स्कीम बनी हुई है, तो सप्लायर ऑफ गुड्स में मैन्युफैक्चरर भी आएंगे और ट्रेडर भी आएंगे। ट्रेडर किसी भी गुड्स का हो स्कीम में कवर है। मैन्युफैक्चर में खास बात थी, मैन्युफैक्चरर 8 गुड्स के कवर नहीं है, बाकी सब कवर है, बट 8 गुड्स के मैन्युफैक्चर कवर नहीं है। और वो 8 गुड्स, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है, पहले 4 होते थे फिर 8 हुए हैं, ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है। तो 8 गुड्स आपको याद रखकर जाने थे। 8 गुड्स हमारे पास कौन कौन से थे? हाँ जी, 8 गुड्स हमारे पास थे, आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर, फिर उसके बाद जो नए ऐड हुए थे वो ब्रिक्स वगैरह थी। ठीक है जी, उसमें आपकी ब्रिक्स थी, फ्लाई ऐश वाली ब्रिक थी, फोजिल्स वाली ब्रिक्स थी और वो रूफिंग टाइल्स थी। ये 8 आइटम्स जो थे इनके मैन्युफैक्चर को उन्होंने कवर नहीं किया था। ये 8 आइटम्स बेटा बार बार मेमोराइज करना, 2-3 दिन याद हो जाएंगे और याद रखने हैं, क्योंकि अमेंडमेंट बेस लेटेस्ट है। पहले 4 होते थे, अब 8 लोगों को ये स्कीम नहीं मिलेगी। चलिए अब इनको छोड़ देते हैं। बाकी सब मैन्युफैक्चर, हर गुड्स का ट्रेडर एंड कैटरिंग सर्विसेज वाला वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, लेकिन टर्नओवर क्राइटेरिया है। टर्नओवर क्या है बेटा? 150 जर्नली, लेकिन 8 स्टेट में 75 लाख। 8 स्टेट्स के नाम आपको अभी रिवीजन में नहीं ले रहे हैं, सिंपली 150 एंड कुछ स्टेट्स में 75 लाख। अगर पिछले साल में इतने टर्नओवर के अंदर वाले आप व्यक्ति थे तो ही आप इस स्कीम में बात करेंगे। कहानी खत्म, या और भी कुछ शर्तें हैं? और भी कुछ शर्तें हैं। ये स्कीम अगर आप इन गुड सर्विस में डील करते हैं, इतना टर्नओवर रखते हैं तो मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं है। फर्दर क्या है, आपका जो बिजनेस है, आपके बिजनेस में ये सप्लाई इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, लिकर एंड पेट्रो प्रोडक्ट्स वाली नहीं होनी चाहिए। सेकंड, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे। थर्ड, आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं करेंगे। ईसीओ कौन? ईसीओ जो जिसके थ्रू आप सप्लाई करते हो और वो टीसीएस काट लेता है। ठीक है जी, आप ईसीओ के थ्रू जो होगा वो सप्लाई नहीं करेंगे। ईसीओ का 1-2 एग्जांपल बोलोगे? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे आपके ईसीओ है जिनके प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप सप्लाई करते हैं तो वो आपके पैसे में से एक हिस्सा टीसीएस जो है वो गवर्नमेंट को दे देते हैं एज पर सेक्शन 52। ठीक है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट बात क्या थी? नोटिफाइड गुड्स के मैन्युफैक्चर को नहीं मिलेगा, वो 8 आप रिपीट कर ही चुके हैं। तो अब अगर आप एज अ होल ये सारी बातें पूरे करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम 1 के लिए एलिजिबल हो, ऑप्ट कर सकते हो। दूसरी स्कीम ये किसके लिए बनी थी बेटा? जो 1 में नहीं कवर हो रहे उनके लिए कंपोजिशन स्कीम 2 बनी। और कुछ एग्जांपल बोलो, 1 में कौन कवर नहीं हो रहे थे? सर्विसेज, कैटरिंग वाली ऊपर कवर थी, रेस्ट ऑल अदर सर्विसेज कहाँ जाएंगी? नीचे आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर आप इस तरीके के सर्विस के सप्लायर हो, 1 में नहीं आ रहे हो, तो आपको ये 2 स्कीम मिलेगी। इसमें टर्नओवर की लिमिट अलग है। टर्नओवर की इसमें लिमिट क्या है? 50 लाख। पिछले साल 50 लाख तक का अगर एग्रीगेट टर्नओवर है तो आपको ये स्कीम मिलेगी, और यहाँ पूरे इंडिया के लिए सेम लिमिट है। अच्छा, इसमें भी वैसी ही रेस्ट्रिक्शन है कि आप जो बिजनेस करेंगे उसमें ये सप्लाई इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, और ये रेस्ट्रिक्शन बेटा बिल्कुल इसी तरीके से है। नॉन टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, इंटरस्टेट नहीं होनी चाहिए, ईसीओ के थ्रू काम नहीं करेंगे जिसको टीसीएस लेना हो, एंड द लास्ट वन इज नोटिफाइड के गुड्स के मैन्युफैक्चर एज वेल एज नोटिफाइड सर्विसेज। नोटिफाइड सर्विसेज प्रेजेंट कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, और ये दोनों ही स्कीम बेटा मिलेगी किसको? आप बताना, कैजुअल टीपी एनआरटीपी को मिलेगी? नो, उनके लिए नहीं है। ये तो जो परमानेंट सप्लायर होते हैं ये बेसिकली उनके लिए है। तो अगर आप स्कीम में एलिजिबल हैं और इस स्कीम को आप ऑप्ट करते हैं तो फिर अब सेक्शन 10 आगे बताता है कि अब आप इस स्कीम में कैसे काम करेंगे। तो अब आप मुझे बताना, आप एलिजिबल थे, पिछले साल आपका टर्नओवर कम था, आप एलिजिबल थे, अब आप इस स्कीम में काम करोगे। अब आपको मैंने स्कीम में काम करते टाइम क्या बताया? आप जब स्कीम में काम करोगे तो आपको आईटीसी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे।
ठीक है। अच्छा, आईटीसी आप अपने भूल जाएंगे। आईटीसी के ना तो आपको कोई रिकॉर्ड मेंटेन करने, ना ही आपको उन्होंने आईटीसी देने हैं। आप सिंपली अब जो सप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो स्पेशल कंसेशनल रेट्स हैं उन रेट्स से कंपोजिशन टैक्स आप पे करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जो टैक्स पे करोगे वो रेसिपिएंट से तो ले ही लेंगे नहीं, जो टैक्स पे करेंगे वो रेसिपिएंट से आप टैक्स शो करते हुए रिकवर नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप उसे टैक्स इनवाइस इशू ही नहीं करेंगे। आपका जो डॉक्यूमेंट इशू होगा उसको उन्होंने नाम अलग कर दिया है। उसका नाम क्या था? बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवाइस में तो बेटा जीएसटी अलग से लग के जाता है और यहाँ ये कर ही नहीं सकता, तो इसलिए इसका जो डॉक्यूमेंटेशन इशू होगा वो क्या होगा? बिल ऑफ सप्लाई, जिसमें बड़ा बड़ा लिखा होगा कि आई एम अ कंपोजिशन सप्लायर नॉट एलिजिबल टू रिकवर जीएसटी। तो मैं इस वजह से आपको इस बिल में कहीं भी जीएसटी अलग से शो करके नहीं दे रहा हूँ, और इस बिल के बेसिस पर सामने वाला अकॉर्डिंगली कभी भी कोई आईटीसी बुक नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसे बिल में कभी भी जीएसटी का एलिमेंट नजर ही नहीं आएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, फिर आपको मैंने बोला था पिछले साल के टर्नओवर बेस्ड आपको ये स्कीम मिलेगी। फिर उसके बाद अब आप स्कीम में काम कर रहे हो, सस्ते रेट से काम कर रहे हो, बीच में टर्नओवर आपका बढ़ जाता है, तो आपका टर्नओवर अगर करंट ईयर में काम करते करते बढ़ जाता है तो आपकी एलिजिबिलिटी करंट ईयर में ही खत्म हो गई या नेक्स्ट ईयर में? आपकी एलिजिबिलिटी करंट ईयर में उसी वेरी मोमेंट खत्म हो जाएगी जैसे ही आपका टर्नओवर उन लिमिट्स को एक्सीड कर जाएगा। 10(3) ने यह बात लिखी हुई थी, जैसे ही काम करते करते करंट ईयर में वो लिमिट एक्सीड होंगी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, और इनएलिजिबल होने का मतलब क्या होगा? कंपोजिशन स्कीम से बाहर, यस और नो। और अब इसका मतलब अब जब आप काम करोगे तो आपको, बोलो फटाफट से, अब जब आप काम करोगे तो आपको क्या एज अ नॉर्मल रेगुलर सप्लायर अपनी टैक्स पेमेंट एंड रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? यस। अब आपको एज अ नॉर्मल रेगुलर सप्लायर अपनी टैक्स पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जो होंगे वो पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, 10(3) हो गया। 10(4) में वो आईटीसी नहीं मिलेंगे, वो सारी बातें थी। और 10(5) लास्ट था जिसमें उन्होंने क्या बोला था? अगर एक व्यक्ति इनएलिजिबल है बट फिर भी वो गलत तरीके से इस कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करके स्कीम में काम करता है तो पकड़े जाने पर ऑफिसर क्या करेगा? उससे डिफरेंशियल टैक्स की जो होगा वो रिकवरी करेगा अलोंग विद द पेनल्टी। और इस रिकवरी को करने के लिए ऑफिसर जो प्रोविजंस यूज़ करेगा वो 73 एंड 74 वाले करेगा, जिसमें पहले वो नोटिस भेजेगा, आपका बात सुनेगा, उसके बाद जो होगा वो ऑर्डर पास करेगा। 73 और 74 में एक हल्का सा डिफरेंस याद रखना था। अगर आप बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से ऐसा कर गए तो 73 में बात होगी, अगर आप मेलाफाइड थे तो फिर 74 में बात होगी। और इन दोनों में फ़र्क क्या होता है बेटा? पेनल्टीज़ का। टैक्स तो दोनों में ही लिया जाएगा बट पेनल्टीज़ का फ़र्क होता है, बोनाफाइड में कम लेंगे, मेलाफाइड में ज़्यादा लेंगे। ये कंपोजिशन स्कीम की रिवीजन है आपकी जी। चले आगे प्रोसीड करते हैं। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको बताए थे, टैक्सेबल पर्सन एंड रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन एंड रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन तो बड़ा सिंपल है, कोई पूछेगा रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब क्या है तो सिंपली जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। जो व्यक्ति जीएसटी में रजिस्टर्ड है वो क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन वो वाइडर है। टैक्सेबल पर्सन में रजिस्टर्ड पर्सन भी आता है और वो भी आता है जो रजिस्टर्ड नहीं है पर लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। अच्छा, अब सुनिएगा, दो बातें जीएसटी लॉ कहेगा। एक बात ये कहेगा कि टैक्स की लायबिलिटी किस पर्सन के ऊपर है, और एक वो कहेगा कि आईटीसी लेने का राइट किस पर्सन को है। तो आपको प्लीज़ ध्यान में रखना है, टैक्स की लायबिलिटी किस पर्सन के ऊपर है? टैक्सेबल पर्सन, टीपी। आप रजिस्टर्ड हो, टैक्स दोगे। आप रजिस्टर्ड नहीं हो बट लायबल हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा बट आप लायबल थे, तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी रहेगी। ऑफिसर पकड़ेगा तो टैक्स लेगा। तो लायबिलिटी इज एसोसिएटेड विद टैक्सेबल पर्सन। इनफैक्ट चार्जिंग सेक्शन में यही कहा गया था कि टैक्स जो होगा वो पेड करना है टैक्सेबल पर्सन को। ठीक है जी। और बेटा रजिस्टर्ड पर्सन, ये कंसेप्ट एसोसिएटेड है आईटीसी के साथ। आप टैक्सेबल हो, आपकी लायबिलिटी रहेगी, बट आईटीसी अगर आपको लेना है तो आईटीसी लेने के लिए आपका क्या होना जरूरी है? रजिस्टर्ड पर्सन। आपने अगर रजिस्ट्रेशन पर डिफॉल्ट कर रखा है तो आप आईटीसी का राइट नहीं रखोगे। और फर्दर अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप किसी से जीएसटी भी कलेक्ट नहीं कर सकते। आर यू ओके विद दिस? चलिए, फिर इसके बाद फर्दर कंसेप्ट आपको ये बताया था बेटा मैंने, ये जो टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन है, जो डिफरेंस आपने समझा, इसमें
पर्सन, पर्सन वर्ड का क्या मतलब है? इंडिविजुअल या पर्सन में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। पर्सन को उन्होंने डिफाइन कर रखा था एंड आपके इनकम टैक्स में जैसे पर्सन डिफाइंड है वैसे ही पर्सन या वाइडर सेंस में जो है वो डिफाइंड है। इसमें हर तरीके की बिजनेस एंटिटी वो किसी भी फॉर्म में काम कर रही हो, प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सब कुछ उन्होंने इसमें कवर किया था। इसमें जो खास बातें थी वो ये थी, एओपी और बीओआई, जिस तरीके से इनकम टैक्स में इनकम टैक्स असेस किया जाता है एओपी बीओआई का एज एन एंटिटी मानते हुए, ऐसे ही जीएसटी में भी एओपी और बीओआई जो है वो पर्सन है। तो जॉइंट वेंचर एंटिटी जो होगी वो अपने आप में एओपी बीओआई होगी और उसने अगर कोई सप्लाई एक्टिविटी करी है तो एज एन एओपी बीओआई उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी की बात की जाएगी। और ऐसे ही इसमें और जो खास रखना था बात वो ये था कि इसमें गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ वगैरह को भी स्पेसिफिकली कवर किया गया है। चले जी नेक्स्ट। अच्छा, टैक्सेबल पर्सन और रजिस्ट्रेशन के केस में मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी ये भी बताई थी, अगर आपको याद हो। मिस्टर एक्स इज अ पर्सन, मिस्टर एक्स बीइंग एन इंडिविजुअल इज अ पर्सन। जब ये सप्लाई स्टार्ट कर देगा तो इसको हम क्या बुलाएंगे? सप्लायर। अब ये सप्लायर बनते ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनेगा या बाद में बनेगा? गलत आंसर। सप्लायर बनते ही बनेगा या बाद में, वो डिपेंड करेगा कि ये 22 में हिट हो रहा है या 24 में। अगर इसका 24 एप्लीकेबल हो रहा है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, तो क्या ये सप्लायर बनने के साथ ही लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है? यस। पर अगर इसका 22 में केस आ रहा है, 22 में आ रहा है मतलब टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन वाले कंसेप्ट में आ रहा है, तो अभी ये सिर्फ सप्लायर है। ये टैक्सेबल कब बनेगा? जब उस स्पेसिफाइड टर्नओवर की लिमिट को ये क्रॉस करेगा। मान लेते हैं ये टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन में है, तो इसका टर्नओवर की लिमिट लेट्स सपोज 20 लाख है। जैसे ही उस 20 लाख की लिमिट को एक्सीड करेगा, ये क्या बन जाएगा? टैक्सेबल पर्सन, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब टैक्सेबल पर्सन बनते ही, फटाफट से रिवाइज करें, टैक्सेबल पर्सन बनते ही इसको क्या काम करना पड़ेगा? इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। टैक्सेबल पर्सन बनते ही से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और लॉ ने आपको कितने दिन दिए थे? लॉ ने आपको दिन दिए थे 30 दिन। आप जिस दिन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है REG 01, वो विद इन 30 डेज जो होगा वो आप सबमिट करेंगे अलॉन्ग विद ऑल द अटैच प्रूफ्स। फिर उसके बाद जब आपकी एप्लीकेशन जाएगी, ऑनलाइन होगी, पोर्टल पर जाएगी, तो ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को जो होगा वो वेरीफाई करेगा। डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद अगर सब कुछ ओके है तो वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। तो फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बेटा उन्होंने ऑफिसर्स को ये बोल रखा है कि विद इन 7 वर्किंग डेज, विद इन 7 वर्किंग डेज जो है वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव करेंगे। आपको कितने दिनों में अप्लाई करना है? 30 डेज में। आपकी एप्लीकेशन आने के बाद इफ एवरीथिंग इज ओके, आपकी तरफ से अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन गई है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपको जीएसटी में जो होगा वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट REG 06 की फॉर्म में जो होगा वो आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर को हम क्या बोलते हैं? GSTIN, जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको खास बात क्या बताई थी? आप रजिस्टर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने, थ्रेशोल्ड क्रॉस करते ही आप बन गए टैक्सेबल पर्सन। आपने अप्लाई कर दिया, ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन दे दिया। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आप क्या बने? रजिस्टर्ड पर्सन। टैक्सेबल पर्सन पहले बनोगे थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हुए, अप्लाई करके RC मिल जाएगा, फिर आप क्या बनोगे? रजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें मैंने खास बात आपको बताई थी बेटा, आपका रजिस्ट्रेशन बैक डेटेड होता है या नहीं? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्या आपको बैक डेट से इफेक्टिव किया जाता है? यस, बैक डेट से इफेक्टिव किया जाता है। कौन सी डेट से? जिस दिन से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था? नहीं, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने थे, जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बने थे, आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपको बैक डेटेड जो है वो दिया जाता है। और मैंने आपको दिया था, क्यों दिया गया ये बैक डेटेड? बैक डेटेड दिए जाने से आपको एक फ़ायदा हो गया। टैक्सेबल पर्सन बनने के बाद आप GST के लिए लायबल हो गए थे। आप कस्टमर से लेकिन GST कलेक्ट नहीं कर पाए थे। क्यों नहीं कलेक्ट कर पाए थे? बिकॉज कलेक्ट रजिस्टर्ड पर्सन बनने के बाद ही कर सकते हो टैक्स इनवॉइस पर। अभी रजिस्ट्रेशन मिला नहीं था, आप लायबल तो बन गए थे लेकिन मिला नहीं था। तो आपने टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन बनने के बीच का जो गैप होगा, उस दौरान जो आपने सप्लाई करी होगी वो आपने क्या नॉर्मल इनवॉइस पर करी होगी? यस। अब उन्होंने आपको बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन इसलिए दिया था कि बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन जब आपके पास आ जाएगा तो अब आप इन सप्लाई के लिए
फ्रेश इनवॉइस जो होगा वो दे पाओगे। और इन इनवॉइसेस का नाम क्या दिया था उन्होंने? रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस। बेटा इसमें रिवाइज वर्ड क्यों जुड़ा हुआ है? इन सप्लाई का क्या आपने ऑलरेडी इनवॉइस इशू किया था? भले ही कमर्शियल इनवॉइस इशू किया हो, बट क्या ऑलरेडी इनवॉइस इशू किया था? यस, आप ऑलरेडी अपने कस्टमर को इनवॉइस इशू कर चुके हो, लेकिन उस समय आपने कस्टमर से टैक्स नहीं लिया था, बिकॉज टैक्स जो है वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन कलेक्ट कर सकता है। तो अब आप उन इनवॉइस को सब्स्टिट्यूट करते हुए अपने रिवाइज टैक्स इनवॉइस जो होगा वो अपने कस्टमर को इशू करेंगे। उससे जो होगा वो आप जीएसटी भी कस्टमर से ले लेंगे। और बेटा क्या कस्टमर आईटीसी ले पाएगा? यस, कस्टमर इस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेसिस पर जो होगा वो आईटीसी ले पाएगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हाथ में आ गया उसके बाद जो आप सप्लाई करोगे उन सप्लाई के लिए क्या आप डायरेक्टली टैक्स इनवॉइस इशू कर दोगे? यस। तो आपसे कोई डिफरेंस पूछेगा टैक्स इनवॉइस वर्सेस रिवाइज टैक्स इनवॉइस में क्या फर्क है? रिवाइज टैक्स इनवॉइस नया रजिस्टर्ड पर्सन इस गैप पीरियड के दौरान इशू करता है, टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन बनने के बीच के गैप के दौरान। और रजिस्टर्ड पर्सन बनने के बाद तो वो डायरेक्टली जो है वो टैक्स इनवॉइस इशू करता है। ठीक है जी? अच्छा, अब फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन इसमें आपको ये ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ, बेटा आप टैक्सेबल पर्सन बन गए, आपको कितने दिन में अप्लाई करना है? 30 दिन में। अगर आप 30 दिन से लेट अप्लाई करोगे तो वो मना कर देंगे, हम नहीं करते रजिस्टर्ड, या करेंगे रजिस्टर्ड तो वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन उस केस में कि आप लेट आए हो तो वो आपका एक बेनिफिट छीन लेंगे। बेनिफिट क्या छीन लेंगे? अब आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का राइट नहीं आएगा। अब आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करने का राइट नहीं आएगा। और इसका मतलब कोई अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे रिवाइज टैक्स इनवॉइस कौन इशू कर सकता है? वो आदमी जो न्यूली लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बना है एंड विद इन 30 डेज, एंड विद इन 30 डेज जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, एंड विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, ओनली दैट पर्सन जो है वो आपका रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता है। आर यू ओके विद दिस? चलिए जी, अपनी लास्ट दहलीज पर पहुंचते हैं अब हम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। एक पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कब बन जाता है, कब वो टैक्सेबल पर्सन बन जाता है? लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वो कब बन जाता है? तो उसके लिए हमने 2 सेक्शन ध्यान में रखने हैं। या तो आदमी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 22 में बनेगा, या फिर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 24 में बनेगा। दोनों में फ़र्क क्या है? 22 टर्नओवर बेस्ड है, वो एक लिमिट के बाद आपको लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनाएगा, जबकि 24 कंपलसरी है, वो टर्नओवर को देखेगा ही नहीं, वो तो आपको बिगनिंग से एट द वेरी बिगनिंग जो होगा वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बनाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है बेटा आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर आदमी को ये पता होना चाहिए कि जीएसटी में वो कब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बन रहे हैं। तो 22 या 24 का परफेक्शन होना चाहिए। अब आपको इसको याद रखने का तरीका क्या था? कि याद रखने में इसमें यह था कि सप्लायर की अगर बात की जाएगी, सप्लायर की अगर बात की जाएगी तो नॉर्मली सप्लायर 22 में आएंगे, टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन में आएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सप्लायर वो 24 में जाएंगे। ठीक है, दोबारा दोहरा रहा हूँ, सप्लायर नॉर्मली 22 में आएंगे, लेकिन कुछ स्पेशल सप्लायर वो 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएंगे। इसके अलावा अगर जीएसटी में कभी सप्लायर के अलावा किसी और पर्सन को रजिस्ट्रेशन के लिए बोला जाता है, बिकॉज उनसे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कराई गई है, तो सप्लायर के अलावा जितने भी और पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन जीएसटी में होंगे वो हमेशा 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में आएंगे। अब आप इस बात को अगर कैप्चर कर लोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। सप्लायर जर्नली 22 में, कुछ स्पेशल 24 में। अदर देन सप्लायर जितनी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन्स होंगे, जीएसटी अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन में रखेगा तो वो 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में डाले जाएंगे। ठीक है जी, तो अब 22 इज ओनली एंड ओनली फॉर द सप्लायर। उसमें भी कुछ स्पेशल सप्लायर 24 में, तो उन स्पेशल सप्लायर को अलग से याद रखना था। कौन कौन से स्पेशल सप्लायर थे? लेट्स रिवाइज। नंबर 1 एजेंट, नंबर 1 एजेंट। एजेंट अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, एजेंट भी जीएसटी में सप्लायर बनता है अगर वो आगे सप्लाई अपने नाम से करता है। तो वो एजेंट जो होगा उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा, लेकिन ये ध्यान में रखना है एजेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सिर्फ तभी होगा जब वो उस आदमी का एजेंट है जो टैक्सेबल पर्सन है, जब उस आदमी का एजेंट है जो कि टैक्सेबल पर्सन है।
क्यों? अगर उसका प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन है, वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, वो विद जीएसटी काम करने के लिए लायबल है, तो उसकी चेन के गुड्स बेचने के लिए आपको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या होगा अगर मेरा प्रिंसिपल टैक्सेबल पर्सन नहीं है, अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अगर वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी जीएसटी लायबिलिटी अगर नहीं है, तो फिर आप कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में नहीं हो, आप टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन में ही रहेंगे। तो एजेंट 24 में कब आएगा? जब उसका प्रिंसिपल जो है वो टैक्सेबल पर्सन है। फिर उसके बाद इसमें OIDR सर्विस, इसको अभी छोड़ देंगे। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट टीपी एंड कैजुअल टीपी, ये आपको समझा चुका हूँ, ये दोनों कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में रखे गए हैं। फिर उसके बाद इंटर स्टेट सप्लायर, इसको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में रखा था। एंड नीचे वाला लास्ट पॉइंट, अगर आप ECO के थ्रू काम करते हैं, जो ECO आपका TCS कलेक्ट करके देता है। आर यू ओके विद दिस? तो ये स्पेशल सप्लायर्स है जिनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में हमने रखा है। फिर इसके अलावा जीएसटी में कुछ ऐसे पर्सन है जो सप्लायर नहीं है, लेकिन जीएसटी उनसे रजिस्ट्रेशन करवाता है, और वो डेफिनेटली कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में रहेंगे हमेशा। वो 24 में लिखे हुए हैं। कौन कौन है वो आदमी? नंबर 1 रेसिपिएंट। अगर आपने सप्लाई नहीं करी, आप क्या हो? रेसिपिएंट। लेकिन रिवर्स चार्ज की वजह से जीएसटी की लायबिलिटी सप्लायर से हटा करके किस पर डाल दी गई है? आपके ऊपर। तो आप सप्लायर नहीं हो, रेसिपिएंट हो, लायबल तो हो जीएसटी के लिए आरसीएम की वजह से। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। अब आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। ठीक है जी। फिर इसके अलावा कुछ केसेस में सप्लायर से जीएसटी लायबिलिटी हटा करके रेसिपिएंट की बजाय ई कॉमर्स ऑपरेटर जो चेन में इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर डाल दी जाती है। आरसीएम में बेटा क्या होता है? सप्लायर की लायबिलिटी किस पर डाल देते हैं? रेसिपिएंट पर। रेसिपिएंट का कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। फिर दूसरा एक कंसेप्ट ये है, कुछ केसेस में सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी रेसिपिएंट में डालने की बजाय चेन में ईसीओ जो इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर डाल दी जाती है, और उस ईसीओ को डीम्ड सप्लायर बोला जाता है, जिसका कंसेप्ट डिटेल में बाद में बात करेंगे। अब उस ईसीओ को भी जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा वो जो होगा वो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका एग्जांपल था ओला। डिटेल्स इसकी बात है। फिर इसके अलावा और 3 लोग हैं जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया गया है। टैक्स डिडक्टर। ये आदमी कौन था बेटा? टैक्स डिडक्टर। टैक्स डिडक्टर कौन है? एक आदमी ने सप्लाई ली, वो सप्लाई की पेमेंट कर रहा है, ठीक है। पेमेंट करते टाइम वो उस पेमेंट में से सप्लायर की पूरी पेमेंट नहीं करेगा, उसका एक हिस्सा काट करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा एज जीएसटी टीडीएस। ये कौन से सेक्शन में बोला गया था कि टीडीएस देने? सेक्शन 51। कौन से सेक्शन में बोला गया था? सेक्शन 51। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, आप पेमेंट करते टाइम पार्टी की पूरी पेमेंट नहीं करते, टीडीएस इनकम टैक्स का काट के दे देते हो, ऐसे ही जीएसटी में भी टीडीएस का कंसेप्ट है। सेक्शन 51 में कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ रेसिपिएंट को, बेसिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रफली बोलूं तो उनको ये बोला गया है कि वो जो होगा वो पार्टीज की जब पेमेंट करेंगे तो फुल पेमेंट नहीं करेंगे, उसमें से एक हिस्सा टीडीएस के तौर पर काट करके जो होगा वो गवर्नमेंट को देंगे। और आप बेटा बस इतना बता दीजिएगा, जो पार्टी सेक्शन 51 में सामने वाले की पेमेंट में से एक हिस्सा काट के टीडीएस दे रही होगी, वो अपना टैक्स दे रही है या दूसरे का टैक्स गवर्नमेंट ने उससे लिया है? दूसरे का टैक्स गवर्नमेंट ने उससे लिया है। दूसरे का टैक्स गवर्नमेंट ने उससे लिया है। तो टैक्स डिडक्टर इज अ पर्सन जो कि सप्लायर की जीएसटी लायबिलिटी का एक हिस्सा जो है एज अ टैक्स डिडक्शन गवर्नमेंट को दे रहा है। और इस टैक्स डिडक्शन को क्योंकि आपको गवर्नमेंट को देना है, तो इसमें बेटा कोई थ्रेशोल्ड बेस की बात ही नहीं है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा ऑफ टैक्स डिडक्टर। आपको ये ध्यान में रखना है बेटा, आप अपनी लायबिलिटी नहीं दे रहे, दूसरे की लायबिलिटी दे रहे हैं, तो ये आपका स्पेशल रजिस्ट्रेशन है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स डिडक्टर विच इज अ कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। और बेटा अब आप रजिस्टर्ड होंगे तो ये आपसे रिटर्न्स भी फाइल कराएंगे। जैसे इनकम टैक्स में टीडीएस रिटर्न होती है, यहाँ पर आपसे वैसे ही रिटर्न फाइल कराई जाएगी, लेकिन इसको टीडीएस रिटर्न वैसे नहीं बोलते, इसको हम रिटर्न ही बोलते हैं। रिटर्न का फॉर्म याद रखना है, रिटर्न इज जीएसटीआर 7। रिटर्न इज जीएसटीआर 7। मंथली बेसिस पर देनी है, कब तक?
10 तारीख तक मंथली बेसिस पर देनी है ये रिटर्न 10 तारीख तक। बेटा रिटर्न्स के सारे फॉर्म मैंने आपसे इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। टैक्स डिडक्टर की रिटर्न क्या है? GSTR 7। टैक्स डिडक्टर की रिटर्न है GSTR 7, जो मंथली बेसिस पर जो है ये 10 तारीख तक जो होगा ये फाइल कर देगा। मंथली बेसिस पर जो होगा ये 10 तारीख तक फाइल कर देगा। थोड़ी सी अगर आपको लिंकिंग की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ, ये जो सप्लायर है बेटा, चार्ट पर ध्यान दो, ये जो सप्लायर है, इस सप्लायर ने सामने रेसिपिएंट को सप्लाई करी। ये सप्लायर नॉर्मल सप्लायर है, ठीक है जी, नॉर्मल सप्लायर है। तो ये एज अ नॉर्मल सप्लायर अपनी सप्लाई का टैक्स भरता है और रिटर्न देता है। इसकी रिटर्न क्या है? GSTR 1 स्टेटमेंट एंड GSTR 3B। GSTR 3B कब तक देनी होती है बेटा? आप अगर QRMP हो तो क्वार्टरली दोगे 22 या 24 तक, और अगर आप नॉन QRMP हो तो फिर आप कब तक दोगे? 20 तक, ठीक है जी। अब देखो कोऑर्डिनेशन समझने की कोशिश करना। अब इसने सप्लाई करी, ये अपना टैक्स भरता है, अपनी लायबिलिटी भरता है, यस। अब रेसिपिएंट जिसको इसने सप्लाई करी थी उसने इसकी सप्लाई में से सेक्शन 51 क्योंकि अप्लाई हो रहा था तो उसने इसमें से काट लिया TDS। TDS उस पर्सन की लायबिलिटी है जो गवर्नमेंट ने इससे डिडक्ट करवा के रेसिपिएंट से डिपॉजिट करवाई है। अब बेटा ये TDS काटने के बाद TDS की रेट कितनी थी बेटा, याद है क्या? TDS की रेट GST में TDS की रेट कितनी थी? 2%, जिसमें 1% CGST, 1% SGST, ठीक है जी। तो इसने वो 2% का TDS जो था वो काट लिया। ये भी याद है, बिल पर काटना है या वैल्यू पर काटना है? टोटल बिल पर या वैल्यू पर काटना है? वैल्यू पर। तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई उसमें थी उसका 2% जो होगा वो आप TDS काट करके डिपॉजिट करेंगे। और बेटा ये जो होगा वो आप अपनी रिटर्न फाइल जो करेंगे उस टाइम पर रिटर्न के साथ ही आप डिपॉजिट करेंगे। तो आपने अपना 10 तारीख को जो था ये डिपॉजिट कर दिया, और बेटा जो आपने इसका टैक्स डिपॉजिट कर दिया उसकी लायबिलिटी क्या इस टैक्स एलिमेंट का ये बेनिफिट अपनी रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर लेगा? यस और नो? यस। तो अब जरा कोऑर्डिनेशन समझना। टैक्स डिडक्टर ने टैक्स काट करके डिपॉजिट कर दिया कब तक? 10 तारीख तक। सामने वाले को अपना टैक्स कब तक देना है? या तो 20 को या फिर 22 या 24 को। क्या उससे पहले सामने वाला उसका TDS पे कर चुका? यस। गवर्नमेंट उसको वो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट मैकेनिज्म के थ्रू जो होगा वो अवेलेबल करा देगी। गवर्नमेंट उसका वो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट जो होगा वो मैकेनिज्म के थ्रू जो होगा वो अवेलेबल करा देगी। बाकी वो मैकेनिज्म है क्या? ये जब अपना 10 तारीख को TDS उसका काट के डिपॉजिट कर देगा तो बेटा ये बताएगा मैंने इस पर्सन का इतना TDS डिपॉजिट किया है, और जितना इसने डिपॉजिट किया होगा वो पैसा गवर्नमेंट इसके ई कैश लेजर में उतना पैसा प्लस कर देगी। जितना वो व्यक्ति इसकी पेमेंट में से TDS काट के डिपॉजिट कराएगा वो पैसा गवर्नमेंट उस सामने वाले सप्लायर की बेटा ई कैश लेजर में डाल देगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस। और ई कैश लेजर में डाल देगी मतलब क्या ये व्यक्ति इस ई कैश लेजर में अब ये जो पैसा आ गया इसको अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम यूज कर पाएगा पेमेंट करने के लिए? यस और नो? यस। तो इसे इस तरीके से TDS का बेनिफिट जो होगा वो मिल जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा अब एक बात बताओ, इस केस में जो रेसिपिएंट है जिसने इसकी पेमेंट में से TDS काटा है, एक बात बताओ, क्या रेसिपिएंट खुद सप्लाई करने वाला आदमी हो सकता है? रेसिपिएंट जिसने ये सप्लाई ली है इनवर्ट सप्लाई, क्या वो खुद भी आगे सप्लाई का बिजनेस करता है? उसका अपना बिजनेस हो सकता है। अगर उसका खुद का सप्लाई का बिजनेस होगा तो एक बात बताओ, उस सप्लाई के बिजनेस में क्या वो रजिस्टर्ड हो सकता है? वो वाला रजिस्ट्रेशन उसका कौन सा होगा? टैक्स डिडक्टर का या वो उसका सप्लायर का होगा? सप्लायर का होगा। ये वाला रजिस्ट्रेशन मैं कौन सा बोल रहा हूँ? जो ये वाला समझाया ये कौन सा रजिस्ट्रेशन है? टैक्स डिडक्टर का। टैक्स डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन और उसका अपना सप्लाई वाला रजिस्ट्रेशन, क्या दोनों अलग अलग होंगे? यस, क्योंकि जो उसका सप्लायर का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें वो अपनी GST लायबिलिटी दे रहा है, और जो इसका ये टैक्स डिडक्टर का रजिस्ट्रेशन होगा इसमें वो अपनी लायबिलिटी नहीं दे रहा है, इसमें वो किसकी लायबिलिटी दे रहा है? दूसरे की लायबिलिटी जो है वो दे रहा है। एक आदमी GST में क्या 2 रजिस्ट्रेशन वन पॉइंट ऑफ टाइम पर रख सकता है? यस, एक आदमी 2 रजिस्ट्रेशन भी रख सकता है। कैसे बेटा? एक अपना रजिस्ट्रेशन
एज अ सप्लायर अपनी लायबिलिटी भरने के लिए, एंड दूसरे की लायबिलिटी भरने के लिए मेरा टैक्स डिडक्टर वाला रजिस्ट्रेशन। आर यू ओके विद दिस? तो टैक्स डिडक्टर रजिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन जिसके थ्रू आप दूसरे की लायबिलिटी जो है वो पे करते हैं। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब ये हो गया बेटा आपका टीडीएस का कंसेप्ट सेक्शन 51 में, इनकम टैक्स के कंसेप्ट जैसा है। अब इनकम टैक्स में आपने टीडीएस के अलावा टीसीएस भी सुना था, ऐसे ही जीएसटी में भी हमारे पास टीसीएस का कंसेप्ट है। अब टीसीएस का कंसेप्ट जीएसटी में क्या है कि अगर एज अ सप्लायर आप सप्लाई करते हैं लेकिन थ्रू सम ईसीओ, अगर एज अ सप्लायर आप सप्लाई करते हैं थ्रू सम ईसीओ, जिसमें बायर जो होंगे ईसीओ को पैसा देंगे ऑर्डर देते टाइम और ईसीओ आपको बाद में पेमेंट रिलीज करेगा, तो सेक्शन 52 ने इस ईसीओ को क्या बोला था? सारा पैसा मत देना, सारा पैसा मत देना, उस पैसे में से कुछ पेमेंट जो होगी वो एज अ टीसीएस जो होगा वो गवर्नमेंट को दे देना। और अगेन बात समझिएगा बेटा, ये सप्लायर के पैसे में से कुछ काट के गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो ये सप्लायर का टैक्स लायबिलिटी है जो ईसीओ के थ्रू गवर्नमेंट ने सेक्शन 52 में ली है। और इस लायबिलिटी को देने के लिए ईसीओ को टैक्स कलेक्टर का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा एज अ टैक्स कलेक्टर रजिस्ट्रेशन होगा। और इसमें अब आपकी जो रिटर्न्स आएंगी, इसमें जो आपकी रिटर्न्स आएंगी वो रिटर्न्स जीएसटीआर 8 है, मंथली बेसिस पर 10 तारीख तक। 10 तारीख तक आप वो टैक्स जो था वो टीसीएस गवर्नमेंट को दे देंगे और गवर्नमेंट वो पैसा इस व्यक्ति के ई कैश लेजर में डाल देगी। क्लियर है बेटा? अच्छा, और टैक्स कलेक्टर को साथ ही में एक एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 में, एक एनुअल रिटर्न जो है वो भी सेक्शन 52 में जो है वो फाइल करनी होती है, जीएसटीआर 9B। टैक्स डिडक्टर एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता, उसकी सिर्फ मंथली रिटर्न है जीएसटीआर 7, बट टैक्स कलेक्टर जो है उसकी मंथली भी रिटर्न है और उसे बाद में एक एनुअल कंप्लायंस भी बोला गया है। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, आप एक बार बताओ, अमेजोन से जो भी सप्लायर ऑफ गुड्स कनेक्टेड है, अमेजोन वाला उन सप्लायर का एक टीसीएस गवर्नमेंट को देगा? यस। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल बात, ये जो अमेजोन वाला होगा क्या इन सप्लायर से लिस्टिंग फीस, कमीशन वगैरह उनकी भी कमाई करता होगा? यस। क्यों? क्योंकि अमेजोन वाला इनको सर्विसेज दे रहा है अपने प्लेटफॉर्म के यूज़ करने की, तो उन्होंने इनको जो सर्विस दी, उस सर्विस की जो उन्होंने कमाई करी, उस कमाई पर जीएसटी उनका बनता है। उस जीएसटी को देने के लिए वो एज अ सप्लायर भी रजिस्टर्ड होंगे। और फिर वही बात, जैसे टैक्स डिडक्टर के 2 रोल होते हैं वैसे ही इनके भी 2 रोल है। एक अपना जीएसटी दो अपनी सर्विसेज की कमाई का, एक अपना जीएसटी दो अपनी सर्विसेज की कमाई का, और एक जो लोग आपके थ्रू बेच रहे हैं उनका जीएसटी का एक हिस्सा टीसीएस के तौर पर दो। आर यू ओके विद दैट? यस। तो ये टीडीएस और टीसीएस के रजिस्ट्रेशन की मैंने बात कर ली, दीज आर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा एक और पर्सन है आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, इसका भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और 24 में एक रेजिडरी कैटेगरी उन्होंने और बना रखी थी कि अगर और कोई भी पर्सन है गवर्नमेंट को लगता है उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी बोलना चाहिए तो वो नोटिफाई करके बोल सकते हैं। प्रेजेंटली ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। थोड़ी थोड़ी कोशिश रहेगी कि आप ये सब मेमोराइज कर पाए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक बार बताओ, क्या कोई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें जीएसटी कहता है रजिस्ट्रेशन से एग्जेम्प्ट रहोगे? 22 और 24 किन की कहानी है? ये तो ये बता रहा है रजिस्ट्रेशन कब कराना है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो क्या कहता है, अगर आप उस सेक्शन में कवर हो रहे होंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। ठीक है। और 23 है वो सेक्शन विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अगर आप 23 में आ जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, कहानी वहीं ख़त्म हो जाएगी। 23 में नहीं हो, फ्लो लो 23 में नहीं हो तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना है और चेक करना पड़ेगा 22 में आ रहे हो टर्नओवर बेस कराना है या 24 में आ रहे हो कंपलसरी कराना है। पहले पढ़ना 23, अगर 23 में आ गए तो नहीं कराना, ख़त्म। अगर 23 में नहीं आए तो इसका मतलब कराना है और फिर फिट करना कि 22 में कराना है टर्नओवर बेस या फिर 24 में कराना है। अब मुझे याद कराओ 23 में क्या स्टोरी थी, 23 में किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना था। इसमें बेटा 2 स्टोरी थी। 23(1) में सप्लायर को कुछ केसेस में छोड़ा गया था एंड 23(2) में कहा गया था किसी भी व्यक्ति को गवर्नमेंट
किसी भी सिचुएशन में जब ठीक लगेगा तो नोटिफिकेशन इशू करके जो होगी वो छोड़ देगी। 23(1) में सप्लायर को कुछ केसेस में छोड़ा गया था लिख करके, और 23(2) बनाया गया था कि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करते टाइम आपको लगे कि किसी भी पर्सन को छोड़ देना चाहिए तो आप नोटिफिकेशन से जो है वो छोड़ सकते हैं। 23(1) इसमें किन किन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया था? सप्लायर को 2 केसेस में छोड़ा था। नंबर 1, अगर आप सप्लायर हैं लेकिन आप जिन गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करते हैं उनके ऊपर टैक्स 0 है, चाहे वो होल निल रेटेड होने की वजह से हो या फुल एग्जम्पशन की वजह से हो, अगर टैक्स 0 है तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम आपसे रजिस्ट्रेशन कराएं और निल रिटर्न ले। हमने आपको रजिस्ट्रेशन से बाहर रख दिया। और बेटा कौन इसमें रजिस्ट्रेशन से बाहर जाएगा? मतलब किसान से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर तक पूरी चेन जो भी होगी, क्या सभी लोग बाहर हो जाएंगे? यस, क्योंकि निल रेट है तो हमें किसी आदमी के रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्ट नहीं है। अगर निल रेटेड प्रोडक्ट नहीं है, एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट नहीं है, टैक्स वाला प्रोडक्ट है, 5, 12, 18, 28 या व्हाटसएवर थोड़ा बहुत भी टैक्स है, तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन उसमें उन्होंने किसान को छोड़ दिया, उसमें उन्होंने किसान को छोड़ दिया। टैक्स नहीं है तो सबको छोड़ दिया, टैक्स वाला प्रोडक्ट है तो सिर्फ किसको छोड़ा है? किसान को। किसान को, कि किसान को हम जीएसटी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन में डालना नहीं चाहते। और बेटा जीएसटी में किसान कौन होता है? ये बड़ी खास बात है। जीएसटी में किसान कौन होता है? या तो इंडिविजुअल कोई होगा या कोई एचयूएफ, जो कि लैंड कल्टीवेशन का काम करेंगे, जो कि लैंड कल्टीवेशन का काम करेंगे। आर यू ओके विद दिस? और इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था, परफेक्ट एग्जांपल याद रखना। काजू की खेती की गई, काजू की खेती की गई। अब काजू ड्राई फ्रूट है, गवर्नमेंट काजू को जीएसटी से एग्जेम्प्ट नहीं करती है, इस पर जीएसटी है। किसान की जब बात आएगी, किसान ने काजू बेचा तो किसान जीएसटी के लफड़ों से बाहर है 23(2), लेकिन किसान से जिसने काजू खरीदा वो आगे बेचेगा तो उसको तो प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर किसान बेच रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रीब्यूटर काजू बेच रहे हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो वो रजिस्ट्रेशन कराते टाइम चेक क्या करेंगे? 22 में टर्नओवर बेस में आ रहे हैं या फिर 24 में आ रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो रजिस्ट्रेशन का डिसीजन लेंगे। आर यू ओके विद दिस? फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था 23(2) में कंसेप्ट ये था, इंप्लीमेंटेशन के दौरान गवर्नमेंट को जहां ठीक लगेगा वो नोटिफिकेशन से लोगों को जो होगा वो एग्जेम्प्ट कर देगी। उसके बहुत सारे नोटिफिकेशन इशूड है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैंने आपको बताए थे फॉर द टाइमिंग के लिए। पहला पॉइंट, अगर आपने कोई गुड्स एंड सर्विस दिए, 18% जीएसटी है लेट्स सपोज, तो ये टैक्स वाले हैं, लेकिन इस पर आरसीएम है। आरसीएम है तो गवर्नमेंट ने क्या रेसिपिएंट से टैक्स लेना है और उसे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करा दिया है। यस, अब एज अ सप्लायर आपको रजिस्ट्रेशन कराएंगे या आपको छोड़ देंगे? एज अ सप्लायर आपको छोड़ देंगे, क्योंकि आपसे टैक्स लेना ही नहीं है, तो फिर इस वजह से उन्होंने छोड़ दिया। आपके गुड्स पर टैक्स था, ठीक है, ध्यान रखना, 5, 12, 18, 28 कुछ भी था, लेकिन आरसीएम की वजह से रेसिपिएंट से लेना था, उससे ले रहे हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया है। आर यू ओके विद दिस? इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था 23(2) में 2 बड़े काम हुए, 2 बड़े काम हुए हैं। इसमें सर्विस वालों को एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है और एक स्पेशल बेनिफिट गुड्स के सप्लायर को दिया गया है। आपको अगर याद आए तो बेटा सर्विस के सप्लायर को इन्होंने 23(2) में क्या बड़ा बेनिफिट दिया? वैसे इंटर स्टेट सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, इंटर स्टेट सप्लायर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, लेकिन 23(2) ने क्या कहा? सर्विसेज के सप्लायर को, जो कि अदरवाइज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था, उन्होंने टर्नओवर बेस्ड एग्जेम्प्ट कर दिया। 20 लाख और 10 लाख तक उन्होंने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया। गुड्स के जो सप्लायर थे उनको नहीं, उन्होंने इंटर स्टेट सप्लायर में सिर्फ किसको एग्जेम्प्ट किया बेटा? सर्विसेज के सप्लायर को 20 लाख 10 लाख के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, और गुड्स के सप्लायर को उन्होंने दूसरा काम किया। गुड्स के सप्लायर की लिमिट कितनी थी? 20 लाख 10 लाख। गुड्स के सप्लायर को उन्होंने क्या बोला? देखो, अगर इंटर स्टेट करते हो तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ अगर नॉर्मल तुम हो, इंट्रा वाले हो, तो तुम्हारी लिमिट हम बढ़ा रहे हैं। और उनकी लिमिट बढ़ा के कितनी कर दी थी? 40 लाख। लिमिट बढ़ा के कर दी थी हमने 40 लाख। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पर।
गुड्स और सर्विसेज का ये चार्ट हमें ध्यान में रखना है। आज की डेट में अगर कोई सप्लायर सर्विसेज का सप्लायर है या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों का सप्लायर है तो उसके लिए कहानी क्या चल रही है बेटा, स्पेशल सप्लायर वो नहीं है ये मानते हुए उसके ऊपर लिमिट अप्लाई क्या होगी, या तो होगी 10 लाख या फिर होगी 20 लाख। 10 लाख वाले 4 स्टेट्स हैं, नाम ध्यान में रखना है, नागमणि, तेरापुरा, मजा। नागमणि, तेरापुरा, मजा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ लिमिट कितनी चलेगी, 10 लाख। यहाँ लिमिट कितनी चलेगी, 10 लाख। और इन स्टेट्स को बेटा जीएसटी में हम बोलेंगे विद द नेम स्पेशल कैटेगरी स्टेट, SCS, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, SCS। हल्का सा मैं आपको रिकलेक्ट कराऊंगा, जीएसटी में जीएसटी काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा गया था 279A, उसमें बताया गया था कि जीएसटी बनाते टाइम अगर कुछ स्टेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में डिफरेंट प्रोविजन बनाने पड़ते हैं तो बनाए जा सकते हैं, उनको उन्होंने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का नाम दिया था। और उस आर्टिकल 279A में बताया गया था 11 स्टेट्स आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होंगे जिनके लिए आप स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड उन्होंने 4 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के तौर पर जो है वो डिफरेंट प्रोविजन से हैंडल किया है। गुड्स के सप्लायर के केस में फिर मैंने आपको बताया था, गुड्स के सप्लायर के केस में आपकी जो लिमिट होगी, अगर आप SCS में हैं तो लिमिट 10 लाख ही है। अगर आप SCS से बाहर 6 और जगह पर है तो भी लिमिट आपकी जो है वो 20 लाख है। इन 6 को छोड़कर सूमा TP, इनको छोड़ करके आप अदर जगह पर है तो वहाँ पर आपकी लिमिट बढ़ा दी गई थी और वो बढ़ी हुई लिमिट जो थी अब वो कितनी कर दी गई थी, 40 लाख। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कुछ गुड्स पर नहीं बढ़ाई गई थी। कितने, यहाँ 7 थे, यहाँ 7 थे, एरिएटेड वाटर नहीं था, बाकी सारे थे। तो उन 7 गुड्स के रिस्पेक्ट में जो होगा वो लिमिट 20 लाख की चलेगी, बाकी के लिए लिमिट जो थी वो 40 लाख कर दी गई है। आर यू ओके विद दिस? ये आपको पोजीशन जो है वो ध्यान में रखनी है। फिर आपको एक ये बात ध्यान में रखनी थी, एग्जाम में क्वेश्चन आया और एग्जाम में कहा गया सप्लायर, कुछ नहीं बताया गया कहाँ है, कुछ नहीं बताया गया कहाँ है, कुछ नहीं बताया गया कौन सा प्रोडक्ट बेचता है। आप बाय डिफॉल्ट कौन सी लिमिट यूज करेंगे, सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ गुड्स। तो आप कौन सी लिमिट यूज करोगे, बड़ी हुई लिमिट जो होगी वो यूज करोगे। अगर वो आपको बता के चले कि सप्लायर इस स्टेट में है तो फिर आप दिमाग लगाना कि कहाँ क्या लिमिट एप्लीकेबल होगी। आर यू ओके विद दिस? अब एक क्वेश्चन, सप्लायर ब्रिक्स बनाता है, ब्रिक्स वाले को ये बड़ी हुई लिमिट मिलती है या नहीं मिलती? नहीं मिलती। किसको, मैन्युफैक्चर को, ट्रेडर को? मैन्युफैक्चर को नहीं मिलती, ट्रेडर को नहीं मिलती, दोनों को नहीं मिलती बेटा, क्योंकि वो जो मैन्युफैक्चर और ट्रेडर वाली स्टोरी है वो कंपोजिशन स्कीम में है, उसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कोई लेना देना नहीं है। आई होप everything is clear to everyone. Wonderful.